नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे हिंदी की, जिसमें सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे। ये सिलेबस है सुपर टेट के अनुसार, जिसमें ये टेट, केवीएस, पीआरटी, एसएससीजीडी व सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। पहले पाठ्यक्रम देख लेते हैं। इसमें पहला पाठ्यक्रम दिया गया है सुपर टेट में हिंदी भाषा का परिचय, दूसरा व्याकरण, तीसरा हिंदी, सामान्य हिंदी। इसमें कहने को तो सिर्फ ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन इसमें देखा जाए तो ये सभी बहुत बड़े बड़े पॉइंट हैं ये। चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा का परिचय। इसमें पहले देखेंगे आर्य भाषा किस भाषा परिवार से है, ये भाषा परिवार। और आगे देखेंगे इसमें थर्ड नंबर है विभिन्न अपभ्रंशों से हिंदी की बोलियों का विकास। और फोर्थ पर देखेंगे विभिन्न बोलियों का परिचय, जिसमें ब्रज, अवधी, भोजपुरी व खड़ी बोली का विशेष रूप से चर्चा करेंगे इसमें। और सिलेबस में 5 पॉइंट पर है देवनागरी लिपि, जिसका विकास और मानकीकरण देखेंगे। और 6 पर हिंदी की संवैधानिक स्थिति, 8वीं अनुसूची तथा महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें व्याकरण में देखेंगे जो सेकंड पॉइंट था व्याकरण। व्याकरण में पहले देखेंगे वर्णमाला, वर्ण एवं वर्णमाला। दूसरा है शब्द, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीसरा देखेंगे संज्ञा, इसमें लिंग, वचन। और फिर है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, वाच्य, वाच्य वाक्य है, फिर वाच्य है, जिसको हम सभी क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। आगे देखेंगे अव्यय, निपात, कारक, संधि, समास, अलंकार, रस, छंद, प्रत्यय और उपसर्ग। इसमें सामान्य हिंदी जो नीचे दी गई थी थर्ड पॉइंट पर, उसमें देखेंगे तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति व मुहावरे, समोच्चारित व भिन्नार्थक शब्द। और लास्ट में देखेंगे शब्द, देशज, विदेशज और संकर। इसमें सभी पॉइंट पढ़ेंगे, पर कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, और सभी को हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहला पॉइंट दिया गया था हिंदी भाषा। इसमें हम हिंदी भाषा किस परिवार से है इसे देखेंगे। इसमें है हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और इसमें दूसरा है भारत का अधिकांश भाषाएं बहुरूपीय भाषा परिवार की हैं। और आगे है दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार की हैं। और इसमें देखते हैं सबसे पहले उत्तर महाराष्ट्र से ऊपर का भाग है, और दक्षिण भाषा परिवार महाराष्ट्र के नीचे का भाग है, जिसमें महाराष्ट्र उत्तर में आता है और महाराष्ट्र के जो नीचे भाग है वो दक्षिण में जाता है। चलिए इसमें एक प्रश्न के माध्यम से इसको समझते हैं। इसमें प्रश्न है निम्न में से कौन बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है। तो इसमें अभी हमने बताया आपको, गुजराती बहुरूपीय भाषा है, हिंदी बहुरूपीय है, पंजाब भी बहुरूपीय है जो महाराष्ट्र के ऊपर जाता है, जबकि मलयालम महाराष्ट्र के नीचे जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें भारत में भाषाओं का विकास। चलिए विकास क्रम देख लेते हैं भारत में हिंदी भाषा का। इसमें पहला पॉइंट है आर्य सर्वप्रथम पंजाब में पहुँचे। इसमें वेदों की रचना अर्थात आर्यों के पास एक समृद्ध भाषा थी। थर्ड पॉइंट है आर्य अपने साथ कुछ नहीं लाए थे, अर्थात स्त्री, अनाज, फल एक्सेट्रा। उपयुक्त के लिए इन्हें पंजाब के मूल निवासियों से भाषा या आदान प्रदान करना पड़ा था।
जिसमें इसके परिणाम स्वरूप आर्यों की भाषा विकृत हो गई। जब आर्यों की भाषा विकृत हो गई तो महर्षि पाणिनि ने इस विकृत भाषा को सर्वप्रथम संस्कारित किया था। इसलिए संस्कारित करने के कारण इस भाषा को संस्कृत भाषा कहते हैं। आर्यों की भाषा को संस्कृत नाम दिया गया क्योंकि ये वैदिक भाषा और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में बटी हुई थी। जो विकृत नहीं हुई थी तथा जिसमें वेदों की रचना हुई वो प्रारंभिक भाषा अर्थात वैदिक संस्कृत कहलाती है, और जो लौकिक संस्कृत है जो विकृत हो चुकी थी उसे लौकिक संस्कृत कहते हैं, जो बाद की भाषा है। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब देखने जा रहे हैं। हिंदी भाषा का विकास क्रम। इसमें संस्कृत का विकास सर्वप्रथम 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पाली का है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत भाषा है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अपभ्रंश का विकास हुआ है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के मध्य। और हिंदी सबसे अंत में 1000 ईस्वी से अब तक। इसमें पूछा जाता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो इसमें संस्कृत आती है। और संस्कृत को देववाणी भी कहते हैं, जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, टेट में भी। और इसमें एक क्वेश्चन और भी है कि हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो यह है अपभ्रंश। इसमें सबसे पहले संस्कृत का विकास हुआ था, उसके बाद प्राकृत भाषा आई, उसके बाद पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर संस्कृत आई। जो पाली थी बौद्ध धर्म की भाषा थी और प्राकृत थी जैन धर्म की भाषा। अब देखेंगे इसमें विभिन्न अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हिंदी भाषा की बोलियां। इसमें सबसे पहले है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी का मतलब है सूरसेन। सूरसेन प्रदेश था, ये मथुरा के आसपास था। इस भाषा से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस अपभ्रंश से बोलियों का विकास हुआ है। इस अपभ्रंश से सबसे पहले पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ, गुजराती हिंदी का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी दिल्ली और हरियाणा में बोली जाती है। इसमें पश्चिमी हिंदी की बोलियां पूछी जाती हैं, तो इसमें पश्चिमी हिंदी की बोलियां 5 हैं, जिसमें पहली है ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली जिसे कौरवी भी कहते हैं, हरियाणवी जो हरियाणा के आसपास बोली जाती है। ब्रज भाषा बरेली, आगरा, मथुरा, अलीगढ़। बुंदेली झांसी, बुंदेलखंड के आसपास बोली जाती है, जिसका मुख्य केंद्र ये लिखे हुए हैं, सब मुख्य केंद्र हैं। जिसमें खड़ी बोली का मुख्य केंद्र था मेरठ, ये दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में बोली जाती है। अब देखेंगे राजस्थानी हिंदी की बोलियां। इसमें 4 बोलियां हैं राजस्थानी हिंदी में। इसमें है जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जिसमें जयपुरी को ढूंढाड़ू भी कहते हैं। इसमें आगे नोट पॉइंट देखते हैं। गुजराती हिंदी से गुजराती बोली का विकास हुआ है। अब इसमें इसके माध्यम से ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि हिंदी भाषा का विकास क्षेत्र क्या है। तो इसमें पहाड़ी हिंदी, ये उत्तर में खस अपभ्रंश से निकली है पहाड़ी हिंदी। इसमें पश्चिमी हिंदी सूरसेन अपभ्रंश से निकली है, जो कि इसका क्षेत्र है राजस्थान, गुजरात। और पूर्वी हिंदी है मगधी अपभ्रंश से, जो कि बिहार या पुराना नाम मगध इसका क्षेत्र में थी। और ये अर्धमागधी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से के क्षेत्र में निकली थी। और दक्षिणी महाराष्ट्र अपभ्रंश से मराठी हिंदी का विकास हुआ है। इसे अगला है मगही अपभ्रंश। मगही का मतलब था मगध, जो कि बिहार की राजधानी थी। इसे मगही अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। बिहारी हिंदी की बोलियां 3 हैं,
जिसमें सबसे पहले है उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा आरा जिला, जिसको भोजपुर भी कहते थे, इसमें भोजपुरी हिंदी है। और दूसरा था मध्य बिहार, जिसको जिससे मगही का विकास हुआ था, ये और तीसरा नेपाल की सीमा से लगा समवर्ती क्षेत्र, जिसमें मैथिली भाषा थी। और बिहार की अब हिंदी की बोलियां तीन लिख लेते हैं एक साथ: भोजपुरी, मगही, मैथिली। ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं, इनको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। चलिए अब अर्धमागधी अपभ्रंश का बात करते हैं। अर्धमागधी मतलब अर्ध मतलब आधा, मागधी मतलब मगध, जिसमें आधा मगध अर्थात बिहार का। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये बोली जाती है, इसे पूर्वी हिंदी कहते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां तीन हैं, जिसमें सबसे पहले है अवध क्षेत्र में अयोध्या का क्षेत्र, जिसको अवधी कहते हैं। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र छत्तीसगढ़ी, बघेलखंड का बघेली। अब इसमें इनको भी पास एक साथ लिख लेते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां तीन: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब खस अपभ्रंश में देखते हैं किस हिंदी का विकास हुआ है। तो खस का मतलब है फल है जिसका शरबत बनता है। ये याद करने की सिर्फ ट्रिक के लिए है, जो कि पहाड़ों पर पाया जाता है। मतलब खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। अब देखते हैं, अब इसको एक साथ लिख लेते हैं। पहाड़ी हिंदी की बोलियां दो हैं खस अपभ्रंश से। पहले कुमायूं का भाग कुमाऊनी, गढ़वाल का भाग गढ़वाली। पहाड़ी की हिंदी की बोलियां दो ही हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। अब पहाड़ी हिंदी की जो बोलियां कुमाऊनी और गढ़वाली बता ही दिया है। और अब देखते हैं नेक्स्ट अपभ्रंश। इसमें पांचवा है ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ मतलब पंजाबी हिंदी, जो पंजाब क्षेत्र में है। तो इसमें सबसे पहले है सिंधु का क्षेत्र, इसमें सिंधी बोली जाती है। पंजाब का मैदानी भाग उत्तर प्रदेश, सॉरी, भारत में पंजाबी, पंजाब का मैदानी भाग में पंजाबी, पंजाब का पहाड़ी भाग में लहंदा बोली जाती है। और पंजाबी हिंदी की बोलियां हैं कौन कौन सी बताया अभी? सिंधी, पंजाबी, लहंदा। अब इसमें जो अभी राजस्थानी हिंदी बताया था उसका भी क्षेत्र देख लेते हैं। इसमें है उत्तरी मेवाती, राजस्थान की बोलियां हैं उत्तरी मेवाती। पश्चिमी में है मारवाड़ी, पूर्वी में है जयपुरी, और दक्षिणी में है मालवी हिंदी। अब नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी का विकास। खड़ी बोली का इसको कुरुक्षेत्र की भाषा भी कहते हैं। राहुल शंकराचार्य जी ने इसे कौरवी नाम दिया था। यह भाषा साहित्यिक भाषा बनी तब इसे खड़ी बोली नाम दिया गया। पहले इसे खड़ी बोली नहीं कहते थे, इसे कुरुक्षेत्र की भाषा या कौरवी नाम से ही जानते थे इसे। इसका अन्य नाम है कौरवी, हिंदुस्तानी, खड़ी बोली। खड़ी का मतलब होता है खरी, मतलब शुद्ध या परिनिष्ठित। और इसका चौथा नाम वर्नाक्युलरी हिंदी, जिसका जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक रचना भी की थी वर्नाक्युलर के नाम से। इससे खड़ी बोली का क्षेत्र देख लेते हैं। सबसे पहला है मुख्य क्षेत्र, अभी मेरठ बताया था, मेरठ है। अन्य क्षेत्र हैं गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हापुड़, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अंबाला, देहरादून आदि। सभी क्षेत्र खड़ी बोली के अंतर्गत आते हैं। खड़ी बोली को बोलने वालों की संख्या लगभग 1.5 से 2 करोड़ है। अच्छा, मूल कौरवी में गीत, नाटक, पहेलियाँ आदि, गप आदि लिखी जाती थी। वर्तमान में सबसे अधिक साहित्य सृजन खड़ी बोली में ही हो रहा है। खड़ी खड़ी बोली में पवाड़े नामक विधा उल्लेखनीय है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि पवाड़े नामक विधा किस बोली की है, तो ये है खड़ी बोली की। अब नेक्स्ट पॉइंट है खड़ी बोली आकार बहुला है। आकार मतलब आकार मतलब आ से अंत, जैसे बैठा, गया, आया, खाया।
इस मतलब आ से अंत होता है किसी भी वाक्य का, जैसे वह जाता है, तो इसमें जाता में लास्ट में ता आ रहा है जिसमें आ रहा है। अब नेक्स्ट देते हैं ब्रजभाषा। अब इसका क्षेत्र देख लेते हैं। ब्रजभाषा में ब्रज मतलब मथुरा के लिए था, मथुरा के आस जो पास में ही था ब्रज। इसका मुख्य केंद्र है मथुरा, अलीगढ़ तथा आगरा का पूर्वी भाग। इसके अन्य क्षेत्र हैं आगरा का पश्चिमी भाग, भरतपुर जो कि राजस्थान में पड़ता है, मैनपुरी, एटा, बदायूं, इटावा, बरेली, धौलपुर, ग्वालियर का पश्चिमी हिस्सा, करौली आदि। ये सभी क्षेत्र थे ब्रजभाषा के। अब नेक्स्ट देते हैं रीतिकाल तक साहित्य का मुख्य भाषा ब्रजभाषा ही थी। बंगाल और असम में ब्रजभाषा को ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि ब्रजभाषा को ब्रजबुली के नाम से कहाँ जाना जाता है, तो ये है बंगाल और असम। अब तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट, ब्रजभाषा हिंदुस्तान से बाहर कहाँ बोली जाती है, तो ये है तुजबेकिस्तान में बोली जाती है, जहाँ इसे ताजुबेकी ब्रजभाषा कहते हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ब्रजभाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास है। अच्छा, ब्रजभाषा की उपबोलियाँ देखते हैं। अब ब्रजभाषा की उपबोलियाँ राठौड़ी, बनाफरी, लोहाती इसकी उपभाषा हैं। ब्रजभाषा ओकार बहुला है, मतलब इसमें जो भी वाक्य बोलते हैं उसमें लास्ट में ओ आता है, जैसे गयो, खायो, मेरो, जैसे आपने गाना भी सुना होगा, मेरे बिगड़ गयो नंदलाल। इसमें ये देखते हैं आप, गयो, खायो या मेरो आता है। नेक्स्ट देखते हैं अवधि। अवधि भाषा का विकास, अवधि भाषा का क्षेत्र देखते हैं। तो इसका मुख्य क्षेत्र है अवध। अवध को नवाबों के समय में ये अवध क्षेत्र था। इसको कोसल प्रदेश भी पहले कहा जाता था। ये अवधि को कोसली भी कहते हैं। इसका मुख्य केंद्र है अवध या अयोध्या। इसके अन्य क्षेत्र देखते हैं। इसमें अन्य क्षेत्र में है बस्ती का पश्चिमी भाग, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर का पश्चिमी भाग, इलाहाबाद जो कि आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, बहराइच, जौनपुर का पश्चिमी भाग, मिर्ज़ापुर का पश्चिमी भाग। इसमें आगे देखते हैं फतेहपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में अवधि को बैसवाड़ी भी कहा जाता है। इसमें अगला बिंदु है सूफियों द्वारा अवधि को बंगाल तक प्रसारित किया गया, जहाँ इसे गोहानी या गोयानी नाम दिया गया। तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल तक प्रसारित किस जो की गई सूफियों द्वारा, इसे वहाँ क्या कहा जाता है, तो गोयानी या गोहानी। नेक्स्ट पॉइंट है अवधि बोलने वालों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। भारत से बाहर अवधि किस देश में बोली जाती है, तो फिजी देश में बोली जाती है। सूफी साहित्य तथा रामचरितमानस अवधि का प्रमुख साहित्य है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास को अवधि का प्रथम कवि माना तथा उनकी रचना सत्यवती कथा को अवधि की पहली रचना माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आगे पॉइंट है बरवे छंद को अवधि का निजी छंद माना जाता है, जिसका जनक रहीम दास जी हैं। जैसे बरवे छंद आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, ये हिंदी का निजी छंद माना जाता है। इसका विकास हिंदी से ही हुआ होगा। बरवे छंद की पहली रचना है बरवे नायिका भेद। अब अगली भोजपुरी को देखते हैं, इसका विकास, इसका क्षेत्र देख लेते हैं। भोजपुरी का क्षेत्र है भोजपुर, वर्तमान में आरा जिला, जिसे आरा के नाम से जाना जाता है जिस जिले को। इसका केंद्र था आरा, भोजपुर। अन्य है बक्सर, रोहतास, सासाराम जिसको बोलते हैं आज, पहले सासाराम बोलते थे, भभुआ, सारण जिसको छपरा बोलते हैं, सिवान। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यूपी में इसका क्षेत्र है गोरखपुर, बस्ती का पूर्वी भाग, बलिया, गाजीपुर जिला, जौनपुर का पूर्वी भाग, बनारस,
या वाराणसी जिसको कहते हैं, आजमगढ़, मिर्ज़ापुर का पूर्वी भाग। भोजपुरी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से भोजपुरी सबसे बड़ी बोली है। इसको बोलने वालों की संख्या लगभग 3.5 करोड़ है। हिंदी की सभी बोलियों में भोजपुरी भारत से बाहर बोली जाने वाली सबसे बड़ी बोली है। यह मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गुयाना आदि देशों में बोली जाती है। इस बार यूपी टेट में सवाल आया था कि भारत से बाहर किस देश में हिंदी भाषा बोली जाती, तो इसमें ऑप्शन था मॉरिशस। इसमें भिखारी ठाकुर को भोजपुरी के सबसे प्रमुख साहित्यकार हैं, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। तो प्रश्न में पूछा जाता है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो ये हैं भिखारी ठाकुर। जगदीश चंद्र माथुर ने नाम दिया था इनको भोजपुरी का शेक्सपियर। राहुल संकृत्यायन ने भिखारी ठाकुर को अनगढ़ हीरा कहा था। भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी को भारतेंदु भी कहा जाता है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का भारतेंदु भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं हिंदी के महान लेखक। अच्छा, विदेशिया भोजपुरी की सबसे बड़ी चर्चित विधा है। भोजपुरी के सबसे प्रमुख साहित्यकार हैं भिखारी ठाकुर। भोजपुरी के सबसे प्रमुख साहित्यकार के रूप में भिखारी ठाकुर को जाना जाता है। इसमें भोजपुरी का शेक्सपियर जगदीश चंद्र माथुर ने कहा था, और इनको अनगढ़ हीरा राहुल संकृत्यायन द्वारा कहा गया था। इनको भोजपुरी का भारतेंदु भी कहते हैं। दोस्तों, आज ये हिंदी की बोलियों का विकास और हिंदी भाषा परिवार को हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें।